Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है एंड इस competitive English में हम लोग ग्रामर में वर्ब के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं आजकल। और इस वर्ब के टॉपिक में भी या वर्ब के लेसन में आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज एंड देयर यूसेज। आज इनका प्रयोग, यूसेज क्या है प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज का, इस विषय पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारी प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में तीन ग्रुप होते हैं, एक तो बी होता है, दूसरा हैव होता है, तीसरा डू होता है। तो आज हम एक एक करके जितना भी हो सकेगा वहां तक हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा स्क्रीन पर है बी। बी की जो फॉर्म है वो प्रेजेंट में एम इज आर होती है और पास्ट के लिए वॉज वर होती है। यानी कि वॉज और वर जो है वो बी की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अभी से हमको नोट कर लेना चाहिए। तो बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या फंक्शन करती है, व्हाट इज द यूज ऑफ बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, एम इज आर वॉज वर, इनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। अगर इस फॉर्म को हम यूज करते तो इज यूज्ड टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इनसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म बनती है। अगर हम जैसे मैंने कहा आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, यू आर रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, यू वर रीडिंग। तो एम इज आर वॉज वर के साथ अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं प्लस आईएनजी लगाएं तो इससे कंटिन्यूअस टेंसेस हम कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है। यहाँ पर मैं चूंकि पढ़ तो रहा ही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन यहीं पर मैं आपको बताना उचित समझता हूँ कि ये जो बी है, बी एक ऐसी फॉर्म है। यहाँ तो हम सिर्फ इज एम आर और वॉज वर की बात की है इस पॉइंट में हमने, लेकिन कंप्लीट अगर हम बी की बात करें तो बी एक ऐसी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बिना कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है। अगर वो कंटिन्यूअस है या प्रोग्रेसिव टेंस है तो उसमें बी जरूर आएगा। जैसे ही इज रीडिंग, यू आर रीडिंग, आई एम रीडिंग एंड ही वॉज रीडिंग एंड यू वर रीडिंग, यू विल बी रीडिंग। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी क्या हुआ, यू विल बी रीडिंग। यानी जहां प्रेजेंट में इज एम आर आता है, पास्ट में वॉज वर आता है, या वहीं फ्यूचर में बी की फॉर्म में आता है। बी मतलब बी के ही फॉर्म में आता है, यानी बी की इज एम आर फॉर्म में होकर के बी की बी फॉर्म में ही आता है। विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी या ही हैज बीन रीडिंग, यानी कि बीन नहीं लिखेंगे, बीन क्या है, बी की ही थर्ड फॉर्म है। यानी बीन नहीं लिखेंगे तो फिर इसको यूज नहीं किया जा सकता, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकेगा। तो ही हैज बीन रीडिंग, यू विल हैव बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। तो इसका अर्थ हुआ कि बिना बी के, यानी इज एम आर वॉज वर या बी कहिए या बीन कहिए, ये सब बी की ही फॉर्म्स है। तो बिना बी के कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जा सकता। कुछ में इज एम आर आता है, कुछ में वॉज वर आता है, कुछ में बीन आता है, कुछ में केवल बी आता है, लेकिन आती बी की ही फॉर्म है। तो बी का प्रयोग प्रेजेंट और मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने इसके अब देख लीजिए। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, दे वर प्लेइंग टेनिस। दोनों एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल है, एक पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल है दूसरा। सेकेंड पॉइंट इज बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज यूज्ड टू फॉर्म अ पैसिव वर्ब। तो यहां भी मैं बता दूं कि केवल पास्ट पार्टिसिपल ही नहीं बल्कि कोई भी है। अगर आपको बी को मतलब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म अ पैसिव वॉइस, तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
मतलब पैसिव के लिए यूज किया जाता है, यानी कोई भी, इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी पैसिव वॉइस अगर आपको किसी भी सेंटेंस में या किसी भी तरह से कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना है तो उसमें बी जरूर आएगा और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर आएगी, यानी पैसिव वॉइस का मतलब ही है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी तरह से कहीं भी। जैसे ही इज रीडिंग, तो ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड, यहां भी बी किस में आ गया, आईएनजी फॉर्म में आ गया, न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड, यानी पैसिव वॉइस का मतलब ही है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सीधी सी बात है। द लेटर्स आर बीइंग टाइप्ड, यहां भी आर बीइंग, देखिए बी की थर्ड फॉर्म बीइंग में आ गया। द बर्गलर्स हैव बीन कॉट, तो बी की ये थर्ड फॉर्म आ गई बीन कॉट में, यानी बी के बिना कोई भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता। थर्ड पॉइंट इज एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फिर से सुन लीजिए, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम प्लान प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर, यहाँ ये प्रोग्रामर लिखा हुआ था तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये प्रोग्राम है इन नियर फ्यूचर, ठीक है, इन नियर फ्यूचर, यहाँ ये वर्ड फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम बोल रहे हैं उसके तुरंत बाद नजदीकी समय में, नजदीकी समय को नियर फ्यूचर कहते हैं। तो कोई हमारा निश्चित प्लान प्रोग्राम है, उसके विषय में हम अगर कहना चाहते हैं तो उस विषय में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी की मदद से हम कहते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग अ मैच टुमारो, आई एम लीविंग फॉर होम टुमारो, यानी कल मैं घर जा रहा हूँ, कल मैं सिनेमा जा रहा हूँ, कल मैं बाजार जा रहा हूँ, कल मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, ऐसे व्हाटएवर अगर हम कल की परसों की घटना ऐसे कहना चाहते हैं तो वो अगर सर्टन है, सर्टन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में कही जाएगी। सर्टन नहीं है तो फिर हम विल और शैल से कह सकते हैं। तो एम इज आर का जो थर्ड और अगला प्रयोग है वो क्या है, फ्यूचर के, नियर फ्यूचर के सर्टन प्लान्स और प्रोग्राम्स बताना। तो आई एम लीविंग फॉर माई होम टुमारो, मैं कल अपने घर जा रहा हूं, और ही इज सीइंग द प्राइम मिनिस्टर टुनाइट, यानी वह आज रात प्रधानमंत्री जी से मिल रहा है, ये सर्टन प्लान है इसलिए। फोर्थ, एम इज आर प्लस अबाउट इन्फिनेटिव इंडिकेट्स इमीडिएट फ्यूचर, मतलब तुरंत कोई घटना होने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में यानी तुरंत ही, तो उसको दिखाने के लिए इज एम आर यूज किया जाता है। आवर एग्जामिनेशन इज टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब नियर फ्यूचर हो गया, यानी हमारे एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने हैं, यहाँ अबाउट नहीं आएगा। अबाउट के लिए नीचे भी एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ आप ऐसा कहिए कि ये क्या है, सिर्फ इसको मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, ये इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव, इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव इंडिकेट्स इमीडिएट फ्यूचर। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, इस इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कुछ थोड़ी देर में कुछ होने वाला है, तो या हमारा कोई प्लान है थोड़ी देर में कुछ करने का, तो उसको इंडिकेट करने के लिए इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव यानी कि इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। आवर एग्जामिनेशन इज टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक, हमारा नेक्स्ट वीक हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है, तो आवर एग्जामिनेशन इज टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक, ये हो जाएगा। I am to go to attend a meeting tomorrow, I am to attend a meeting tomorrow, I am to do something or that thing tomorrow, इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाएंगे इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नियर फ्यूचर के कोई प्रोग्राम्स बताने के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम्स सर्टन नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट इज एम इज आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर बताया पॉइंट उससे भी बहुत जल्दी ये कोई घटना है ये होने वाली है। जैसे इज एम आर अबाउट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंडिकेट्स इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट का मतलब है तुरंत बाद का, कहने के तुरंत बाद, यानी कम से कम समय गंवाए हुए जल्दी से जल्दी कोई काम होने वाला है, उसके लिए हम इमीडिएट फ्यूचर कहते हैं। तो ही इज अबाउट टू मेक अ स्पीच, यानी वह एक स्पीच देने वाला है, यानी ही इज वेरी क्लोज टू मेक अ स्पीच, इसका मतलब यह हुआ। शी इज अबाउट टू लीव, यानी कि वह जाने वाली है, यानी शी इज वेरी क्लोज टू लीव, यानी वह उसके जाने में बहुत कम समय बचा है। शी इज अबाउट टू लीव मीन्स
शी इज वेरी क्लोज टू लीव, यानी कि उसके जाने में बहुत कम समय बचा है। नोट इज देयर बी प्लस ऑन द पॉइंट ऑफ प्लस जेरंड, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन इससे कौन से सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं? दिस कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स एन इमिनेंट फ्यूचर। एन इमिनेंट फ्यूचर का मतलब है कि तुरंत है एक तो फ्यूचर, और दूसरी बात यह है कि वह अनप्लेजेंट है, इसमें कोई ना कोई घटना अनप्लेजेंट है, कोई मतलब खुशी वाली बात नहीं है। उस जिस फ्यूचर में आगे जिस समय में कोई बुरी घटना या बुरा कोई एक्सपीरियंस होने वाला हो, उसके लिए हम इमिनेंट फ्यूचर कहते हैं। तो दिस कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स एन इमिनेंट फ्यूचर, यानी इस तरह से जब हम कहते हैं दिस कंस्ट्रक्शन मतलब इज एम आर प्लस ऑन द पॉइंट ऑफ प्लस जेरंड। जेरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग, on the point of on the point of on the point of running, on the point of going, on the point of falling, इस तरह से अगर हम कहते हैं तो इससे जो अर्थ निकलेगा उसका मतलब कुछ हमें दुख देने वाला या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देने वाला उसका अर्थ होगा। जैसे ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग, ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग का मतलब है वह मरने की कगार पर है, या मरने की दिशा में है, या मरने के बिंदु पर है, यानी कि अब उसकी मृत्यु नजदीक है, नजदीक आ रही है उसकी मृत्यु। तो इसलिए इससे हमको अच्छा सेंटेंस, जैसे ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ पासिंग हिज एग्जामिनेशन, ऐसे सेंटेंसेस यूजुअली इससे नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इमिनेंट फ्यूचर मतलब कि कुछ ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देने के लिए ही इसका मतलब यूज किया जाता है। सिक्स्थ वॉज वर, ऊपर हम इज एम आर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर वॉज वर है। अगर हम इसको बी कह दें तो ये सारे पॉइंट्स एक ही चीज में डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि ना था नी थी, नी थी वाले सेंटेंसेस इससे बनेंगे। एक्सप्रेसेस द पास्ट प्लान प्रोग्राम बट इट डजंट इंडिकेट whatever whether the action was performed or not। इससे ये पता चलता है कोई पास्ट में कोई प्लान और प्रोग्राम था किसी काम के होने का, लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ उससे ये नहीं पता चलता। जैसे ही वॉज टू राइट अ नोवेल, जैसे मैं ऊपर कह रहा था, मतलब इन सेंटेंसेस में कह रहा था शी इज अबाउट टू लिव, यानी वो जाने वाली है। शी इज टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना है, तो वहां लिखना है था, यहाँ लिखना था। जैसे ही वॉज टू राइट अ नोवेल, यानी उसे एक पत्र लिखना था। इट मीन्स ये लिखना था, यानी उसकी लिखने की योजना थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि उसने वह पत्र लिखा या नहीं लिखा। मीन्स ही वॉज टू राइट अ नोवेल, इसका नीचे दिया गया है एक्सप्लेनेशन। बट वी डोंट नो वेदर द नोवेल वॉज रिटन और नॉट, यानी नोवेल लिखा गया या नहीं लिखा गया हम ये नहीं जानते हैं। बट वी डोंट नो वेदर द नोवेल वॉज रिटन और नॉट, लेकिन हम नहीं जानते कि नोवेल लिखा गया या फिर नहीं लिखा गया। तो ही वॉज टू राइट अ नोवेल, उसे नोवेल लिखना था, लेकिन उसने लिखा कि नहीं लिखा, या नोवेल लिखा गया कि नहीं लिखा गया, ये हमारी जानकारी में नहीं है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, शी वॉज टू बाय अ न्यू कार। शी वॉज टू बाय अ न्यू कार मतलब उसका प्लान एक नई कार खरीदने का था, लेकिन बट वी डोंट नो वेदर द कार वॉज बॉट और नॉट, लेकिन हमें नहीं पता कि कार खरीदी गई या फिर नहीं खरीदी गई, हमें नहीं पता। तो इसलिए इस तरह से वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव से हम पास्ट के प्लान और प्रोग्राम बताने के लिए भी हम इस कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, लेकिन इससे यह नहीं पता होता कि जो हमारा प्लान था कोई काम करने का वो काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये इससे नहीं पता चलता है। सेवंथ पॉइंट इज वॉज और वर प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। वॉज और वर प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसका मतलब होता है टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ प्लान दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट, यानी इसका प्रयोग एक ऐसे प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो कि फुलफिल नहीं किया गया था, यानी जो काम हो नहीं सका या किया नहीं जा सका या किया नहीं गया, उस काम को दिखाने एक्सप्रेस करने के लिए वॉज वर प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दैट इज एन अनफुलफिल्ड प्लान, मतलब जो प्लान किया नहीं जा सका, पूरा नहीं हो सका, उसको हम कहते हैं अनफुलफिल्ड प्लान। जैसे ही वॉज टू हैव रिटन अ नोवेल, ही वॉज टू हैव रिटन अ नोवेल का मतलब हो गया कि उसे नोवेल लिख चुकना था, यानी कि लिखने के पूरा उसका प्रॉमिस था एक तरह से, यानी कमिटमेंट था। ही वॉज टू हैव रिटन अ नोवेल, उसको नोवेल लिख चुकना था।
बट द नोवेल वॉज नॉट रिटन। इसका मतलब है लिख चुकना था का मतलब ही हो गया कि अभी तक वह, लेकिन वह लिखा नहीं गया। शी वॉज टू हैव बॉट अ कार, यानी उसको एक कार खरीद लेनी थी या खरीद चुकनी थी। बट द कार वॉज नॉट बॉट, लेकिन कार खरीदी नहीं गई। जैसे हमने कहा उसे अभी तक पास हो चुकना था, यानी ही वॉज टू हैव पास इन 10th स्टैंडर्ड बाय नाउ, यानी उसे अभी तक 10th स्टैंडर्ड में पास हो चुकना था। लेकिन इसका मतलब जब मैंने कहा हो चुकना था, तो इसमें अपने आप में ही अर्थ क्या छिपा हुआ है कि वह पास हुआ नहीं। तो यही सेंस यहाँ पर यूज किया जाता है। एट्थ कंस्ट्रक्शन और एट्थ सेंटेंसेस, एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू कन्वे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, यानी इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब 2 + 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग इज यूज्ड, मतलब का प्रयोग किया जाता है टू कन्वे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, यानी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस बताने के लिए, देने के लिए भी किया जाता है। देने के लिए, बताने के लिए किया जाता है का मतलब है कि मुझसे किसी ने कहा कि फला व्यक्ति से ये बात कह दो, और फिर मैं उस ऑर्डर को आगे पास करता हूं। ऐसे ऑर्डर्स के लिए इज एम आर प्लस 2 + 1st फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यू आर टू सी द पीएम टुमारो मॉर्निंग, मतलब तुम्हें कल पीएम से मिलना है। ये क्या है? ये एक तरह का ऑर्डर है जो मुझे किसी के द्वारा है, बॉस के द्वारा, हायर अथॉरिटीज के द्वारा दिया गया, और मैं आपको बता रहा हूं दैट यू आर टू सी द पीएम टुमारो। जैसे हम बच्चों को काम देते हैं, कहते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको 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 कॉपी लानी है, तुमको निबंध लिखना है, तुमको बोर्ड डेकोरेट करना है, तुमको प्रेयर कंडक्ट करना है, कराना है। तो जिस तरह से हम ऐसे बच्चों को देते हैं, तो वही यहाँ पर आदेश है, यू आर टू सी द पीएम टुमारो, यानी कल तुमको पीएम से मिलना है। सेकंड सेंटेंसेस, नो वन इज टू कम इन विदाउट परमिशन, यानी किसी को भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आना है। नो वन इज टू कम, यानी कि किसी को भी नहीं आना है। कम इन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी को भी अंदर नहीं आना है। This construction is used when the speaker or writer conveys to somebody the orders or instructions of somebody else. जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, इस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है व्हेन द स्पीकर और राइटर कन्वेज, जब कोई स्पीकर या कोई राइटर है सेंटेंस का, वह कन्वेज मतलब बताता है, पास करता है, ऑर्डर पास करता है, मैसेज टू समबडी, किसी दूसरे व्यक्ति को, दी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, यानी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, निर्देश ऑफ समबडी एल्स, यानी स्पीकर और राइटर जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऑर्डर्स, आदेश या निर्देश को किसी दूसरे व्यक्ति को वह पास करता है, तब यह कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। नॉट हिज ओन, यानी ये जो ऑर्डर होता है ये उस व्यक्ति का अपना ऑर्डर नहीं होता, ये तब होता है जब वह उस व्यक्ति को भी किसी ने ऑर्डर दिया। तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी ये समझा दिया है। इन अदर वर्ड्स, ही ओनली पासेज ऑन अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दूसरे शब्दों में इसको कहे कि वह केवल एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति को देता है, या ऑर्डर उसका नहीं होता है। दिस कंस्ट्रक्शन इज नॉर्मली यूज्ड इन ऑफिशियल स्टाइल, यह कंस्ट्रक्शन यूजुअली ऑफिशियल स्टाइल में यूज किया जाता है। जैसे लेटर्स में लिखा जाता है, आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट द कॉन्सुलेट इज प्लीज्ड टू ग्रांट यू अ स्कॉलरशिप। आई एम टू इन्फॉर्म यू, जैसे मुझे इन्फॉर्म करना है, यानी कि किसी के आदेश पर, दैट द कॉन्सुलेट इज प्लीज, जो कॉन्सुलेट है वो खुश है, टू ग्रांट यू स्कॉलरशिप, तुमको स्कॉलरशिप दे करके। इसी तरह से आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इन्फॉर्म यू, आई हैव बीन, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम टू इन्फॉर्म यू का मतलब हुआ आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इन्फॉर्म यू, यानी इसका मतलब हुआ कि मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए निर्देशित किया गया है। ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हुआ। नोट, दिस कंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज्ड इन डायरेक्ट कमांड्स, ये डायरेक्ट कमांड्स में, जैसे हम डायरेक्ट किसी से कहते आ जाओ, खाना खा लो, बैठ लो, बैठ जाओ, या यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, तो इस तरह की इसमें डायरेक्ट कमांड में ये आदेश यूज नहीं किया जाता। हम ऐसे नहीं कह सकते, जैसे कम इन मैरी, तो यहाँ हम ऐसे नहीं कह सकते यू आर टू कम इन मैरी। हम किसी से कहते हैं बी क्वाइट बॉयज, इसकी जगह पर हम यू आर टू बी क्वाइट बॉयज, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो दिस इज
इसी तरह से बी एज अ मेन वर्ब, अब जो है बी एक मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। जब बी मेन वर्ब की तरह यूज होती है तब देखिए क्या होता है, be when used as a main verb is followed by a complement। जब be main verb की तरह यूज होती है तब उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, विच कैन बी अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज और क्लॉज। यानी बी मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है, और जब बी मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो उसके बाद आने वाला जो जो पैटर्न होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये कोई नाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ये कोई नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, और कोई क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज का मतलब ऐसा पूरा का पूरा सेंटेंस जो अपने आप में सेंटेंस होते हुए भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए या दूसरे सेंटेंस के लिए या तो सब्जेक्ट का काम करे, या ऑब्जेक्ट का काम करे, या एडजेक्टिव का काम करे, या एडवर्ब का काम करे। यानी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हुए भी दूसरे सेंटेंस में यह सेंटेंस की तरह आ रहा हो, और ऐसा कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नाउन प्रोनाउन के जैसा कर रहा हो, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब है कि प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हुए ऐसे शब्द जो सेंटेंस तो ना हो, वर्ब ना होने के कारण, लेकिन वो किसी नाउन प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हो, तो उनको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। मिस्टर मूर्ति इज अ डॉक्टर, तो इज यहाँ क्या है, बी है, बी। तो मिस्टर मूर्ति इज ए डॉक्टर। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू का मतलब द स्काई इज ब्लू, द स्टेट ऑफ स्काई इज ब्लू। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर बी क्या है, बी मेन वर्ब है, एंड ब्लू क्या है, ब्लू यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, कलर है, एडजेक्टिव है। द टेम्पल इज ऑन टॉप ऑफ अ हिल, तो इज क्या है यहाँ पर, इज फॉर्म ऑफ बी है, ये मेन वर्ब है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यह भी आप समझ लीजिए। एंड ऑन टॉप ऑफ हिल क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन से मिलकर के बना है। यहाँ भी देखिए प्रेपोजिशन ही इसको जोड़ रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कह रहे हैं। तो ऑन टॉप ऑफ हिल यानी कि हिल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ इज क्या है, तो ऑन टॉप ऑफ अ हिल, इस पूरे को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। द चार्ज अगेंस्ट द मिनिस्टर वॉज दैट शी वॉज करप्ट, मिनिस्टर के खिलाफ चार्ज ये था कि वह करप्ट थी। तो द चार्ज अगेंस्ट द मिनिस्टर वॉज क्या है, मेन वर्ब है यहाँ, और दैट शी वॉज करप्ट ये क्या है, ये अपने आप में एक सेंटेंस होते हुए भी वॉज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो इसलिए हम इसको क्लॉज कहेंगे, वॉज दैट शी वॉज करप्ट। एंड इसके बाद फिर यूज ऑफ हैव शुरू होता है, लेकिन ये 23 मिनट्स का हो चुका है ऑलरेडी, तो आज मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड द यूज ऑफ हैव and the use of do will be discussed later. Thank you. Bye bye.